Friends, today I will solve some numerical problems. Chapter 3rd A. First numerical, a circular coil of n turns and radius r carries a current. एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका कैपिटल एन है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है. इट इज अनवाउंड, उसको अनवाउंड किया गया है एंड रीवाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस आर बाई टू. ठीक है, रिवाउंड करने के बाद उसकी रेडियस कितनी होती है कॉइल की, आर बाई टू. करंट आई रिमेनिंग द सेम. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल. न्यू कॉइल और ओरिजिनल कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है. ठीक है, न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल. अब मान लो बेटे ये एक मान लो कोई भी पेन लेता हूँ, मान लीजिए इस पे मैंने एक स्प्रिंग बनाता है ऐसे. नंबर ऑफ कॉइल्स हैं और नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी आपकी एन है. उस कॉइल की जो रेडियस बनी है, सर्कुलर कॉइल बनी है, उसकी रेडियस बनी है आर. करंट हमने पास किया, आई करंट पास हो रहा है उस कॉइल से. ठीक है, तो हमने क्या करना, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट निकालना. ओरिजिनल कॉइल, हमारे पास ओरिजिनल कॉइल क्या है, फर्स्ट है, इसको M1 कह दिया हमने. M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ द लूप. देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है M इज इक्वल टू NIA होता है, ये ध्यान रखना है सामने. तो M1 इज इक्वल टू NIA, ए का मतलब है पाई आर स्क्वायर एरिया. ठीक है, लूप का. इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या किसको अनवाउंड किया है, अनवाउंड करने के बाद फिर इसको रिवाउंड कर दिया जिसकी रेडियस r बाई टू है. ठीक है, हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, जो न्यू कॉइल आती है वो N2 मान लेते हैं. क्या मानते हैं, N2. ठीक है, अब N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास, तो क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द न्यू कॉइल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी. ठीक है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है ना न्यू कॉइल के अंदर, इंटू 2 पाई आर लिखते हैं. 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, r बाई टू है ना, 2 से पाई आर बच जाएगा ना, क्योंकि जो न्यू लेंथ बनेगी, न्यू टर्न की जो न्यू लेंथ बनेगी वो 2 पाई आर बनेगी. 2 पाई आर बाई टू, यानी आर की वैल्यू r बाई टू है ना, 2 से 2 पाई आर. तो टोटल लेंथ कितनी है, N2 पाई आर हो जाएगा. तो टोटल लेंथ अनवाउंड से पहले और रिवाउंड के बाद. ठीक है, टोटल लेंथ तो वही रहेगी ना आपकी. अरे स्प्रिंग की लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ तो वही रहेगी, चाहे उसको आप छोटी रेडियस का स्प्रिंग बनाए चाहे बड़ी रेडियस का. नंबर ऑफ टर्न्स तो डिफरेंट रहेंगी लेकिन उस वायर की लेंथ तो वही रहेगी. मान लो 1 मीटर वायर है, उस 1 मीटर वायर का हमने क्या बना, स्प्रिंग बनाया है. पहले केस में रेडियस आर ले लिए, फिर उसको हमने उतार दिया उसको, फिर उसको खींच के उसके फिर हमने एक स्प्रिंग बनाया जिसकी रेडियस क्या बना दिया, r बाई टू. यानी नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ जाएंगी ना आपकी. क्लियर है, तो रेडियस घटेगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी ना, तो टोटल लेंथ तो बराबर रहेगी. तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर इंटू एन है, और न्यू लेंथ है 2 पाई आर बाई टू इंटू N2. ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इजिकल टू 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, n इजिकल टू N2 बाई टू हो जाएगा. तो N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, N2 इजिकल टू n हो जाएगा. और M2 किसके बराबर हुआ, N2 आई आर आई, N2 आई ए का मतलब एरिया, न्यू कॉइल का एरिया, तो पाई आर स्क्वेयर होगा. और आर की वैल्यू कितनी है, r बाई टू है, तो r बाई टू का स्क्वेयर करेंगे, आर स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा. यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन आई पाई आर स्क्वेयर बाई टू बचेगा. यानी कि M2 इज इक्वल टू 1 बाई टू एन आई पाई आर स्क्वेयर बचेगा. और ये एन आई पाई आर स्क्वेयर क्या है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ओरिजिनल कॉइल का. तो M1 लिखा था हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से. ठीक है, तो M2 बाई M1, M2 बाई M1, M1 इधर आएगा ना, तो M1 क्या हो जाएगा, 1 बाई टू, यानी कि रेशो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल. दैट्स ऑल. सेम क्वेश्चन बेटा आपका नेक्स्ट देखिए. ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड डायमीटर d, a circular coil of n turns and diameter d carries a current I. It is unwound and rewound to make another coil of diameter 2d. Current I remaining the same. Calculate the ratio of magnetic moments of the new coil and original coil. वही क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं करना. ये कॉइल है आपकी, मान लो इसको ये है, नंबर ऑफ टर्न इसमें n है, डायमीटर d है, और जो हमने जो नई कॉइल बनाई उसका डायमीटर कितना है, 2d है, और नंबर ऑफ टर्न n डैश है. क्योंकि नंबर ऑफ टर्न चेंज होंगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्न चेंज हो जाएंगी आपकी. और मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट का जो फार्मूला बनता है ना, ये बनता है एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द ओरिजिनल कॉइल, और एन डैश क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द न्यू कॉइल. यानी कॉइल बी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन डैश,
और ए के अंदर आपकी एन। फॉर कॉइल ए के लिए बात करते हैं, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, वायर की लेंथ यानी कि एक टर्न की लेंथ कितनी है, एक टर्न की लेंथ है 2πd/2, क्योंकि डायमीटर क्या है उसका डी है ना, तो रेडियस का d/2 हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई। कॉइल बी के लिए एन डैश हो जाएगा 2π और 2d/2, क्लियर है, 2d, क्योंकि डायमीटर 2d है, रेडियस 2d/2 बनेगा। एज लेंथ ऑफ द वायर सेम है, वायर की लेंथ सेम है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया यहाँ से, 2π से 2π कैंसिल है आपका, d/2 से d/2 कैंसिल है आपका, तो यहाँ पे n इजिकल टू एन डैश बनेगा ना आपका, n इजिकल टू एन डैश। तो पहले ए कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल दिया हमने, तो पहला एरिया पहले का ही लिया जाएगा ना, आर ए स्क्वेयर एन आई ए स्क्वेयर, एन आई ए सॉरी एन आई ए लेते हैं ना, ए का मतलब है ए या तो कॉइल, ए का कॉइल, ए का एरिया, तो एन आई पाई आर ए स्क्वेयर होगा, एम ए क्या हो जाएगा एन आई पाई, तो आर क्या है d/2 था ना आपका, ये डायमीटर डी, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा। ऐसे सेकंड कॉइल के लिए ये क्या हो जाएगा एन डैश आई आर, ये ए बी हो जाएगा यानी कि बी का एरिया, तो पाई आर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2d था ना आपका, 2d का आप करते हैं यानी कि 2d यानी कि 4d²/4 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। अब एम ए बाई एम बी करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद 1/4 n/n डैश आ चुका है आपका, ठीक है। अब एम ए बाई एम बी इजिकल टू 1/4, ठीक है, एन की वैल्यू क्या हमारे पास 2n डैश है, अब ये निकाली थी मैंने, एन इजिकल टू 2n डैश, ठीक है। तो यहाँ से एन डैश एन के डैश कैंसिल हुआ, आपका क्या बचा 1/2, तो एम ए बाई एम बी इजिकल टू 1:2। सेम क्वेश्चन था बेटा आपका, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आपकी चेंज हो जाएंगी, जिसको रिबाउंड करेंगे और लेंथ आपकी बराबर रहेगी, ठीक है। Next question, two identical circular coils P and Q, each of radius r carrying current I, are kept in perpendicular planes such that they have common center as shown in figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. आपके पास दो कॉइल है बेटा, एक तो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे एक कॉइल है, एक कॉइल तो क्या है ऐसे है, और दूसरी कॉइल इसके वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। एक में जो करंट फ्लो कर रहा है आपका दिखा रखा है कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे में भी क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज ही है। अगर हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, राइट से देखते हैं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये इसका जो सेंटर है, मान लो वो इसका क्या है सेंटर, कॉमन सेंटर दोनों कॉइल का। हमने यहाँ पे ठीक है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कॉमन सेंटर पे, ठीक है। अब सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, देखो जो कॉइल पी है आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसमें करंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा आपको ऊपर की तरफ। और जो कॉइल ये है वर्टिकल प्लेन में है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट की तरफ है, सॉरी राइट की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अंगूठा क्या हमारा लेफ्ट राइट की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ, और एक तो मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर दोनों में, ठीक है। तो इनमें जितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगी, यानी कि बीपी और बीक्यू की जो डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हम जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, बीपी स्क्वेयर प्लस BQ स्क्वेयर प्लस 2 BP BQ cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। तो BP स्क्वेयर प्लस BQ स्क्वेयर अंडर द रूट रह जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, बीपी की डायरेक्टेड है वर्टिकली अपवर्ड है, BQ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो B इक्वल टू BP स्क्वेयर प्लस BQ स्क्वेयर, और BP और BQ बराबर है क्योंकि रेडियस बराबर है दोनों की, करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, तो μ0I/2R ये फार्मूला आपने यूज किया है। सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे, वो फार्मूला आपने यूज किया है। तो B इक्वल टू √2BP आपने रिजल्ट भी यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो √2BQ आ जाएगा, क्योंकि BP और BQ दोनों बराबर है, तो B इक्वल √2 और BQ की वैल्यू का μ0I/2R, ठीक है। तो B इक्वल टू μ0I/√2R। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड एट
एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विद आइदर ऑफ द फील्ड्स, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, या तो बीपी के साथ है या बीक्यू के साथ है, किसी के साथ भी हम ये, क्योंकि ये भी एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है। जो बी एंगल बनाता है ना बीक्यू के साथ वो 45 डिग्री है, और बीपी जो बी जो बीपी के साथ बनाएगा वो भी आपका 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री है आइदर ऑफ द फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स वाई। जब एक मान लो ये स्प्रिंग आपका, ठीक है, जब इस स्प्रिंग में से हम करंट पास करते हैं तो ये जो कॉइल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, जब एक करंट पास करते हैं कॉइल से, ठीक है, तो दो कॉइल की, किन्हीं दो कॉइल, कोई दो कॉइल ले लीजिए, उसमें जो करंट होगा ना वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा बेटा आपका, करेगा ना। जैसे ऐसे करंट जा रहा है तो मान लो एक कॉइल ये है, एक कॉइल वाली है, दोनों में करंट ऐसे सेम डायरेक्शन में जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर किसी कंडक्टर के बीच में अगर फोर्स आपका, दो कंडक्टर में अगर फोर्स करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो करता तो वो अट्रैक्ट करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सो दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव मैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड कम क्लोजर, दैट्स वाही व्हेन करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग इट कॉन्ट्रैक्ट। यही रीजन है जब हमें स्प्रिंग से करंट पास करते हैं तो उसकी जो कॉइल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू आइडेंटिकल लूप, दो लूप हैं बेटा आपके पास, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है, और ये इसका कॉइल पी का सेंटर है, ये इसका क्यू का सेंटर है, और इन सेंटर को ज्वाइन कराते हैं तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी पॉइंट ओ पे निकालनी है जो इनके बीच में कहीं न कहीं, हमें नहीं मालूम ये डिस्टेंस कितना है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू आइडेंटिकल लूप से P and Q each of radius are carrying current I and 2I respectively are lying parallel planes such that they have a common axis. The direction of current in both loops is clockwise as seen from O, which is equidistant from both loops. Find the magnitude of the net magnetic field at point O. अब ये कहता है जो O पॉइंट से देखेंगे, O पॉइंट से इस कॉइल को देखें बेटा, यहाँ से इस कॉइल को देखें तो करंट क्लॉकवाइज है, और इस पॉइंट से इसको देखें तो भी ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों में क्लॉकवाइज हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O पे खड़े होकर अगर हम देखें तो इसमें भी क्लॉकवाइज है और इसमें भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो फेस हमारा इसकी तरफ होगा, फेस हमारा इसकी तरफ होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या है, वही क्लॉकवाइज है, और यहाँ से यहाँ देखते हैं तो वो भी क्लॉकवाइज है, क्लियर है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका किसके लिए देखते हैं तो फर्स्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, तो किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, कोई डाउट है। और इसमें हम देखते हैं तो करंट क्या आपका, कॉइल पी के लिए अगर अभी हम यहाँ ओ से देखते हैं तो करंट कैसा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है ना, कर्वेचर देखिए उंगलियां हमारी, कर्वेचर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, किसकी तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। अब ओ पॉइंट से हम कॉइल पी क्यू को देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा ना, क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में, तो डायरेक्शन क्या होगी, राइट की तरफ। तो दोनों की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। एक में से करंट है क्यू में से, जो इसमें से करंट जो पास हो रहा है आपका 2I है, इसमें से क्या है, I है, रेडियस दोनों की बराबर है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना हुआ, 2R हुआ ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, नहीं है, और किसके बराबर है, कॉमन पॉइंट इन द बोथ लूप्स clockwise as seen from O which is equidistant from the both loops and the magnitude of the net magnetic field at point O पे निकालना है, ठीक है। तो BP इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4√2 इंटू आर हो जाएगा, P की तरफ, किसकी तरफ है, P की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए O ड्यू टू करंट इन लूप P, तो P की तरफ लगेगा ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट इन लूप Q इज BQ इज इक्वल टू, तो म्यू नोट आर स्क्र 2I/2 आर स्क्र प्लस आर स्क्र की 3/2 2 म्यू नोट I/4√2 इंटू आर, टू आर्स क्यू, ठीक है।
अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज बी पी इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी पी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये ट्वाइस है, यानी कि क्यू के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो कम माइनस करते हैं तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास बी इजक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4/2 आ जाएगा टुवार्ड्स क्यू, क्योंकि क्यू का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है टुवार्ड्स क्यू, क्यू यानी कि क्यू कॉइल की तरफ ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी लास्ट में आपने के फोर्स निकाला था, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड b विद वेलोसिटी v ऑफ चार्ज q। तो f इजिकल टू क्या आता था आपका, क्यू वी बी साइन थीटा होता था ना, तो वेक्टर फॉर्म में f इजिकल टू क्यू वी क्रॉस b लिख देते थे हम। ठीक है, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये बताना ही चार्ज पार्टिकल के पे जो फोर्स लगता है उसके कारण जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। एज द फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड्स, फोर्स के कहाँ की तरफ लगेगा, इनवर्ड लगेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली टू इट, और डिस्प्लेसमेंट होगा उसके टेंजेंटली लगेगा। ठीक है, और दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो फोर्स इज एक्टिंग इन इनवर्ड्स, फोर्स में एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, एफ एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट उसके टेंजेंशियली है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था बेटा। टू वायर्स ए एंड बी, अच्छा, टू वायर्स ए एंड बी हैव द सेम लेंथ 44 सेंटीमीटर, कैरी 10 एम्पियर ऑफ करंट इज, wire A is bent into a square and wire B is bent in the form of circle. Find the magnitude of the magnetic field at the center and also give their direction. पहले केस में हम क्या करते हैं, I कितना है, 10 एम्पियर है, लेंथ कितनी है वायर की 44 सेंटीमीटर। अगर वो वायर सर्कुलर है तो लेंथ ऑफ द वायर 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r किसके बराबर 44, रेडियस निकाल दी हमने यहाँ से। रेडियस निकालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे, तो क्या म्यू नॉट आई बाई 2r आता है आपका फार्मूला से, वैल्यू पुट किया हमारे पास आता है 8.97 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अब उसी को हम स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की जो लेंथ हो कितनी है 44 सेंटीमीटर, साइड कितनी हो जाएगी उसकी 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेंथ आ चुकी है, और सेंटर से इस कंडक्टर के जो लेंथ हो कितनी होगी आपकी a/2 l/2 होगी ना, तो 11/2 यानी कि 11/2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, और स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ है, लेंथ फाइनाइट है, तो फाइनाइट लेंथ हो तो उसके केस में एंगल कितना 5/1/2 45 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या, 4 कंडक्टर है हमारे पास, तो बेटा 1 2 3, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आई बाई ए साइन 5/1 प्लस साइन 5/2, तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे, साइन 45 डिग्री यहाँ पे है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 ये एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व करने के बाद बी इज इक्वल टू क्या 10.28 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इन स्क्वायर शेप्ड कॉइल विल बी लार्ज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्यों, यहाँ पे तो 8.97 वैल्यू और यहाँ पे 10.28। ठीक है, स्क्वायर फील्ड में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन इन दी बोथ केस विल बी परपेंडिकुलर टू इनवर्ड, और दोनों परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा। हम लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगाइए आप, इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है इनवर्ड जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, डायरेक्टेड इनवर्ड जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, an electric current I is flowing in a circular coil of radius a. At what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at the center? मान लो ये कोई भी कॉइल है आपकी, ठीक है, ये कोई कॉइल है और यहाँ पे इसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये बताना है इस कॉइल से कितने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, at what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at the center, यानी कि सेंटर पे जो वैल्यू है उसका 1/8 कहाँ होगा, उसके सेंटर से। एज वी नो दैट बी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो कितना होता है आपका, bp म्यू नोट n i a² बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस a² की पावर 3/2।
एट द सेंटर पे क्या करेंगे हम, x को 0 पुट करेंगे, ए रेडियस है तो यहाँ पे बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2a। बाई सिमेट्री से क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर का 1/8 होगा, बी नोट बाई 8 है। बी नोट क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये है। अब दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो वैल्यू सोल्व करते हैं, तो यहाँ से सोल्व कर म्यू नोट एन आई ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो ये होने के बाद हमारे पास है ये सोल्व होने के बाद 8a³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और 2a इज इक्वल टू क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा, तो क्यूब रूट लेंगे तो 2 आएगा, ए क्यूब का ए 2a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2, क्यूब रूट लेंगे तो इसका, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको बेटा हम लिख सकते थे इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये 1/2 और पूरे का क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, क्यूब ये बनेगा, तो इसको 2a क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 बचेगा, 4a आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू रूट 3a, आंसर क्या हुआ रूट 3a। क्लियर है, यानी कि सेंटर से रूट 3a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 1/8 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्लियर। हाउ डज ए करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे काम करेगा। मान लीजिए बेटे ये आपका करंट लूप है, कोई भी करंट लूप है, ठीक है, ये में करंट हमने क्लॉकवाइज दिखा देना आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोलरिटी, अब हम इसके बैक सरफेस से देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या करंट है आपका, यहाँ पे जो है आपका करंट इसमें क्या दिखा रखा है हमने क्लॉकवाइज दिखा रखे हैं। अब उसको हम पेज को पलट के देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ से ये दिखाई देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा बेटे, यहाँ से देख लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसका मतलब है जो लोअर फेस वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और अपर फेस जो किसकी तरह करेगा करेगा साउथ पोल, तो ये मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सोलेनाइड, ये सोलेनाइड की आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ए सोलेनाइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, एक इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर होती है क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में वो क्या होती है वाउंड होती है। जैसे ये कोई मेटेरियल है, इसके ऊपर अगर हम एक स्प्रिंग बनाते हैं कॉइल का, इंसुलेटेड कॉइल से, कॉपर कॉइल भी हो सकती है वो आपकी इंसुलेटेड होगी। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, हुज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, एक स्प्रिंग की तरह भी यह करेगी, ठीक है। टर्न्स आर सो क्लोजली पैक्ड, उसकी जो टर्न्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, एक स्प्रिंग की तरह होती हैं, और उसको हमें एक सर्कुलर रूप मान सकते हैं। ए लीनियर सोलेनोइड कैरिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट, और एक लीनियर जो सोलेनोइड होती है कैरिंग करंट है कैसी होती है, वो एक बार मैग्नेट की इक्विवेलेंट होती है, बार मैग्नेट की तरह है वो काम करती है। नेक्स्ट आता है एम्पियर सर्किट लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय एम्पियर, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी over any closed path is equal to mu naught time the total current threading the closed path। मान लो कोई करंट क्लोज पाथ अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, और जो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डी एल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ, ये जो सर्कल दिखा रखा है बेटा ये क्लोज्ड पाथ के लिए दिखा रखा है। जो स्टेटमेंट होगी वो क्या ये है, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, ठीक है। उसको प्रूव करते हैं बी डॉट डी एल म्यू नोट, म्यू नोट का मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिप्रेजेंट करती है किसी मेटेरियल मीडियम की एबिलिटी टू पास दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने की एबिलिटी होती है जो किसी मेटेरियल की वैक्यूम के अंदर, वो रिप्रेजेंट करती है आपका म्यू नोट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। हम प्रूव करते हैं इसको। लेटर कंसिडर स्टेट कंडक्टर एक्स वाई, मान लो कोई स्टेट कंडक्टर ले लिया आपने और करंट फ्लो कर रहा है एक्स से वाई की तरफ। दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंसेंट्रिक सर्कल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सर्कुलर्स होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। तो करंट मान लो ऊपर की तरफ अंगूठे की तरफ फ्लो कर रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन में, मान लो ये एक्स है ये वाई है आपका, देखो ये एक्स है ये वाई है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर होंगी इसके चारों तरफ, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं P पॉइंट पे और P पॉइंट के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये कंडक्टर है, ये मान लो ये P पॉइंट है, मान लो ये तो कंडक्टर आपका, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट के चारों तरफ सर्कल बनाते हैं हम ऐसे, तो उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डीएल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगी। तो यहाँ पे जब हम सर्कल बनाया, ये पॉइंट आपका क्या है, P पॉइंट है, डीएल यहाँ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो बी डॉट डी एल हम करते हैं, बी डॉट डी एल निकालते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है। बी डॉट डी एल, डी एल क्या इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी लेंथ हो जाएगी कंडक्टर की, जो सर्कुलर पाथ है जो आपका डी एल, ठीक है। ये डी एल था ना, इसका पूरा लेंगे ना हम, जैसे सर्कुलर पाथ का जो लेंथ लेंगे हम, तो डी एल को क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर लिखेंगे। बी की वैल्यू यहाँ से पुट करें, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू डीएल को क्या लिखेंगे, ये सर्कल बनेगा जो आपका कंप्लीट, क्योंकि आर डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना पी पॉइंट पे, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो म्यू नॉट आई बचेगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई विच प्रूव्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। यही हमने जो एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ फाइंड आउट किया है। थैंक यू।